आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। पिछले हफ्ते हमने चर्चा करी कि पेशेंट सेफ्टी का क्या स्टेटस है कंट्री में। आज उसी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे वही दो खास मेहमान डॉक्टर नरोत्तम पुरी, चेयरमैन NABH एंड विजिटिंग फैकल्टी टू हार्वर्ड, एंड डॉक्टर अजय गंभीर, सेक्रेटरी नेशनल न्यूनेटोलॉजी फाउंडेशन एंड मेंबर दिल्ली मेडिकल काउंसिल। आप दोनों का स्वागत है सर। पिछले हफ्ते हमने बात करी पेशेंट सेफ्टी के पुअर होने के। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ रिलेटेड रीजंस भी हैं। मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर रिलेटेड, इनसे भी पेशेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती होगी कभी ना कभी। वो कौन से कारण है? ये मेरे विचार में हेल्थ केयर की डिलीवरी के अंदर, अस्पताल के अंदर जो सबसे अहम शख्स है वो है नर्स। नर्स 90% काम जो है अस्पताल का, अगर आप किसी से भी पूछें, आप जब भी जाएं, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि नर्स की ड्यूटी क्या है। वो हर बात के लिए नर्स को बुलाते हैं। अगर सूप ठंडा है तो भी नर्स का कसूर है, अगर बुलाया नहीं आई 2 सेकंड के अंदर तो भी उसका कसूर है, अगर बेड पैन नहीं मिला तो भी उसका कसूर है, जबकि 90% ऑफ ये जो काम है वो नर्स के नहीं होते। सो नर्स को हमारे सिस्टम के अंदर ज्यादा एम्पावर ही नहीं किया गया। हमारा सिस्टम ब्रिटिश हायरार्किकल सिस्टम से आया है मेडिसिन का, जिसके अंदर डॉक्टर सुप्रीम माना जाता है। और चूंकि नर्सेज अक्सर पहले, आजकल अब तब्दीलियां हो रही हैं, पहले अक्सर नर्सेज आती थी थोड़े लो तबके से, जहां पे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा उनके अच्छे नहीं थे, तो उनके ऊपर रौब जमाना बहुत आसान हो जाता था। धीरे धीरे हेल्थ केयर ने अब करवट बदली है। जो फिजिशियन सेंटर्ड हेल्थ केयर थी वो अब पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर बनती जा रही है। और उस पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर में एक इंडिविजुअल डॉक्टर नहीं, बट एक टीम का रोल महत्व ज्यादा हो गया। उस टीम के अंदर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, फार्मासिस्ट सब शामिल हैं। बिकॉज जब तक ये टीम अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो मरीज का पूरा भला नहीं हो सकता। कुछ नर्सेज ने हमें बताया कि डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त कभी कभी जो ऑपरेशन लैंप है उसको छू लेते हैं और उसके बाद वो वापस ऑपरेशन करते हैं, और हम बोल नहीं पाते, हम डरते हैं बोलने में। इसमें भी आप क्या कहना इसमें मैं 2 बात कहूंगा। पहली बात तो ये कि कई लैंप्स आजकल, ये पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल मोस्ट ऑफ द लैंप्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। ओके, सो यू कैन टच। ओके, बट एज अ सर्जन आई कैन टेल यू, बट आइडियली कोई नहीं ऐसा करता, लेकिन कभी कोई ऐसा हो जाए तो नर्स में ये हिम्मत होनी चाहिए, एनेस्थेटिस्ट में हिम्मत होनी चाहिए, OT टेक्नीशियन में हिम्मत होनी चाहिए कि वो डॉक्टर कहे। और वो डॉक्टर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो ये सुनने के बाद भी उसी ग्लव से मरीज को कर ले। उसकी रेपुटेशन है, लेकिन उनका बोलने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, ये मैं मानता हूँ आपकी, बट ये जैसे मैंने पिछले 10 साल में ये देखा है कि ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। वेरी गुड। क्योंकि बट फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये टीम अप्रोच आए, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच आए, फिजिशियन सेंटर्ड अप्रोच से हमें दूर भागना होगा। लोग कहते हैं डॉक्टर खुदा होता है, बकवास है। बिल्कुल सही बोला आपने डॉक्टर साहब। नहीं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि वो उसको खुदा समझे। असल में होता क्या है पवन जी, जब डॉक्टर ICU में आता है ना, तब तो मरीज ये कहता है भगवान है आप। जब वो ठीक होके ICU से कमरे में चले जाता है तो डॉक्टर हो जाता है इंसान, भगवान से इंसान। और जब बिल आता है तो वो हो जाता है शैतान। 3 दिन में मैंने देखा है भगवान से शैतान बन जाता है डॉक्टर। कहते हैं कि अगर डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ हंग्री, एंग्री, लेट या टायर्ड हो, हॉल्ट, तो HALT, हंग्री, एंग्री, लेट या टायर्ड, तो उसको हॉल्ट करना चाहिए। लेकिन हर बार आपके हॉस्पिटल्स में उसको हॉल्ट करने की सुविधा होती है कि नहीं होती? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ऐसी संभावना ज्यादा होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दबाव इतना ज्यादा है नंबर ऑफ पेशेंट्स का कि हर बार ये संभव नहीं होता। ये बात मैं कहूँगा कि जो आउटपुट है एक एवरेज डॉक्टर की इंडिया में वो ज़्यादा है, लेकिन किस कॉस्ट पे है ये किसी ने मेजर नहीं किया। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर पुरी कह रहे हैं कि अंडर 40 हार्ट अटैक्स इंडिया में ज़्यादा हैं, जो कि प्रोफेशनल में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स में है। स्ट्रेस फैक्टर्स ज़्यादा है, और हरी भरी करी के जो सिम्टम है, चाहे उसको बाउल के हो जाए, चाहे उनको स्किन डिजीजेज हो जाए, और उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा है। और नो वन इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वेल्थ। हमारी देश की ग्रोथ रेट क्या चल रही है,
और इस कारण सिर्फ इस साल 1,75,000 डॉक्टर ही हैं जो मेडिकल एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जबकि 7 लाख इंजीनियर हुए हैं। तो लोगों ने डॉक्टर बनना ही बंद कर दिया इस टेस्ट फैक्टर में, जो एक बड़ी बातों में निकली। पुरी साहब ने कही कि इसकी कॉस्ट आप समझ नहीं रहे कि हमको कितनी डेफिशिएंसी हो रही है डॉक्टर की इस देश में। क्योंकि लोग कहते हैं कि डॉक्टरी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा स्टडीज में, और जब तक आप अर्निंग मेंबर बनते हो फैमिली के, काफी टाइम गुजर जाएगा। पहले कम से कम पैसे नहीं मिलते थे तो कम से कम एक सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती थी, तो अब उनके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, लीगल केसेस आ रहे हैं, झगड़े शुरू होने लगे हैं, कई हॉस्पिटल में मार पिटाई होनी शुरू लगी है, अटैक्स, कि डॉक्टर को गॉड समझा गया है। जैसे डॉक्टर पुरी ने कहा कि हमसे हर चीज एक्सपेक्ट होने लगी है कि पैसा देके हम सब कुछ दे पाएं, वो पॉसिबल नहीं। फार्मासिस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि मेडिसिन अब एक उस मोड़ पे पहुंच चुकी है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेडिसिन है। 70% जो डायग्नोसिस हैं इन आजकल, वो आर बेस्ड ऑन सम लैब टेस्ट और सम रेडियोलॉजी टेस्ट। सो क्लिनिकल एक्यूमेंट जो है वो अब इतना ज़्यादा नहीं रहा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है, और जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो टीम वर्क की नीड और बढ़ जाती है। वेरी गुड। और इसलिए टीम वर्क के अंदर फार्मासिस्ट का उतना ही अहम रोल है, खास तौर पर पेशेंट सेफ्टी में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं हॉस्पिटल में वो हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की, ADRs जिनको हम कहते हैं, या ADEs की, एडवर्स ड्रग इवेंट्स। बट आम जनता को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि सारे ड्रग इवेंट्स डू नॉट रिजल्ट इन मेजर प्रॉब्लम्स। तो आपके NABH का जो बोर्ड है उसमें आपने फार्मासिस्ट भी रखे हैं? NABH के अंदर जो चेक करते हैं, जो असेसर्स होते हैं, एक मैनुअल है NABH की, उसमें 10 चैप्टर हैं और तकरीबन 530 टच पॉइंट्स हैं। तो उसके अंदर फार्मेसी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। मेडिकेशन, सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन और मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन इज अ फुल चैप्टर। तो जितने भी आजकल अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर फार्मेसी, अगर आप खुद चला रहे हो तो इन पेशेंट के लिए और आउट पेशेंट के लिए फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। शुरू से फार्मासिस्ट का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि ड्रग के बारे में, अभी तो रिपोर्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ड्रग्स को उन्होंने संभालना, ड्रग एक्ट के अंदर उसको स्टोर करना, उसको एंडोस करना, उसका रिकॉर्ड रखना और उसको पेशेंट को देना, नर्स तक पहुंचाना, और आगे नर्स उसको डिलीवर करती है। ये क्वालिफाइड लोग रहते थे, डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट। समहाउ हमारे देश में राउंड के समय या कॉस्ट फैक्टर के कारण या सरकार पैसे नहीं दे सकती थी, डॉक्टर और नर्स ही राउंड पे होते हैं, कोई भी फार्मासिस्ट राउंड पे नहीं होता। जबकि विदेशों में, खासकर NHS में जहां मैंने थोड़ा काम किया है, और अमेरिका में भी एक फार्मासिस्ट साथ रहता है, वो पूरी कंट्रोल करता है। इससे एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग अच्छी हो जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी होगी, बार कोडिंग बेटर हो जाती है, फार्मिको विजिलेंस बेटर हो जाती है, और कॉस्ट फैक्टर भी डेफिनेटली उसका होता है। और खासकर जो बच्चों की बात कर रहे हैं कि जहां पे बच्चों को देना पड़ता है कि हमें माइक्रो लेवल पे देना पड़ता है, ड्रॉप्स हम काउंट करते हैं, 1 घंटे में हम 6 ड्रॉप्स देंगे, वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है एक अच्छे फार्मासिस्ट का होना। मैं अमेरिका में ट्रेनिंग ले चुका हूँ, वहाँ पे मुझे इसी तरह की आदत पड़ गई थी कि फार्मासिस्ट होता है। इससे डॉक्टर का भी माइंड रेस्ट पे होता है, उसको हर चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती है। अब डॉक्टर को 13,000 के करीब तो डायग्नोसिस हैं, ये आपको याद रखने हैं, 4,000 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं और 5,000 टेस्ट हैं, उनकी डोजेज हैं, और आप ये तो कर नहीं सकते कि अच्छा भाई तुम वेट करो मैं जरा पढ़ के आता हूँ। आप डॉक्टर से उम्मीद करते हैं उसको सब कुछ ज़बानी याद होगा। तो अगर फार्मासिस्ट मौजूद हो तो एटलीस्ट उसको एक ये सांत्वना मिल जाती है कि मैं कोई गलत डोज नहीं दे रहा, वेट के मुताबिक सही डोज दे रहा हूँ। हर हॉस्पिटल में आपके मुताबिक फार्मासिस्ट भी राउंड पे जाना चाहिए जब डॉक्टर और नर्स राउंड पे निकलते हैं? हर हॉस्पिटल में नहीं, हर यूनिट में। हाँ। क्योंकि गायनी यूनिट में, पेरिनेटल यूनिट में, बच्चों के यूनिट में और ICU, कार्डियक, एनेस्थीसिया, सबकी ड्रग अलग अलग हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं। और NABH ने बहुत अच्छा किया कि ड्रग्स की कोडिंग करना, उनको कलरिंग करना, इमरजेंसी ड्रग को अलग करना, इससे कॉम्प्लिकेशन कम हो गया। और सुबह चेकलिस्ट बनाना, चेक करना, ये सब साइन होंगे हर रोज। रियली कमेंडेबल स्टेप्स हैं। और ये कहीं पर हमारी सोसाइटी के जो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग टीम वर्क है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन थिएटर में, अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे वो नर्स चाहिए, मुझे वो एनेस्थेटिस्ट चाहिए, मैं बेहोश नहीं कर सकता मरीज को, मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं पकड़ा सकता, मैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे बैठा देख रहा हूँ, मुझे वो, मैं इनके बगैर अंधा हूँ, मैं नहीं काम कर सकता इसके लिए। लेकिन ये बात टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ जाती है
तब और आपके सामने आती जाती है। और धीरे धीरे ये सोचना कि इंडिया के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही हेल्थ केयर में, ये बिल्कुल सही नहीं है। डॉक्टर साहब ने सही फरमाया। अगर आप हमारे हेल्थ इंडेक्सेस देखें, हम इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि हमारे हेल्थ इंडेक्सेस को नीचे पुल करती हैं। लेकिन अगर आप देखें 47 में जब हम आज़ाद हुए थे, तब एवरेज लेंथ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ वाज अबाउट 45 ईयर्स। आज 67 है, तो कुछ तो सही किया है ना। हम हर चीज को नेगेटिव ना लें, ये देखें कि क्या स्टेप्स हो रहे हैं फॉरवर्ड, उनको बढ़ोतरी दें ताकि लोग जो कर रहे हैं उनको और बढ़ोतरी कर, कोई एक पैट ऑन द बैक जरूरी है। प्रोसेसेस की आपने बात करी, टीम वर्क की बात करी। ये डॉक्टर गवंडे, डॉक्टर अतुल गवंडे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। तो इस तरह की चेकलिस्ट आप भी बना रहे हैं क्या? ये चेकलिस्ट बेसिकली बेस्ड है एविएशन चेकलिस्ट पे। जब भी एक पायलट फ्लाइट में को उड़ाने लगता है, तो हर पायलट के सामने, अगर पायलट की सीट पे ये है तो यहाँ सामने एक चेकलिस्ट लिखी होती है। उस चेकलिस्ट के अंदर पायलट बोलता जाता है और को पायलट उसको टिक करता जाता है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ऐसी ये चेकलिस्ट एनेस्थीसिया की है, सर्जरी की है। तो जब आप सर्जरी कर रहे हो तो आप ये टिक कर दें ताकि अब क्या होता है, कई दफा गलतियां हो जाती हैं। राम प्रसाद के दो नाम के आदमी पेशेंट एडमिटेड है, कभी कभी फादर सन एडमिट होते हैं तो उनके सरनेम कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जी हाँ, तो ये चेकलिस्ट ऐसी नेग्लिजेंस को दूर करने के लिए है कि आप गलती से लेफ्ट की जगह राइट को मत ऑपरेट कर दीजिए, आप गलत पेशेंट का गलत सर्जरी मत कर दीजिए, या आप कहीं सिरिंज, नीडल या मॉप या स्पंज पेशेंट की बॉडी में ना छोड़ दें। ऐसे केसेस आते हैं काफी डॉक्टर साहब? बहुत केसेस आते हैं, देखिए दिल्ली शहर में भी आते हैं। और लेकिन अब ये फर्क पड़ गया कि पहले ये केसेस डिटेक्ट नहीं होते थे, अब ये टाइम से डिटेक्ट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अल्ट्रासाउंड से या सीटी स्कैन से, और टाइम से निकाले जाते हैं तो पेशेंट को हार्म नहीं होता। लेकिन अभी भी अनकॉमन है वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका का सेंसस ले लें या इंडिया का ले लें, हमारे पास दिल्ली मेडिकल काउंसिल में ऐसे केसेस आते हैं ऐसी। लेकिन अल्ट्रासाउंड बढ़ने से वो डिटेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट तो कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं, देखिए यूज कर जाती है। नहीं, जैसे आप कार लेते हैं, कार जब लेते हैं तो हम मंदिर जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते उसके साथ उनको इंश्योरेंस भी दी जाती है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और ये ह्यूमन एरर है और कई कारणों से रह जाता है, लेकिन बहुत रेयर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं दिमाग से निकाल देना चाहता हूं कि ये कॉमन चीज है, बहुत अनकॉमन है। इस डर से आप ऑपरेशन ना कराएं कि मेरे पेट के अंदर चाकू छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बहुत रेयरली होता है। हम सिर्फ उस चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो कि वंस इन अ ब्लू मून होती हैं, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून भी ना हो, ये पेशेंट सेफ्टी का मुद्दा है। तो इसलिए आजकल अगर आप गॉज पीसेस को देखें, उनके अंदर अच्छे सेंटर्स के अंदर आपको देखिए उसमें एक ब्लू सी लाइन लगी होती है। वो ब्लू लाइन जो होती है वो इमिट करती है एक सिग्नल, तो यू कैन इजीली डिटेक्ट। लेकिन ये चेकलिस्ट सिर्फ गॉज छोड़ देने के लिए नहीं है, सारे पॉइंट्स के लिए है कि अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमेशा आपको ये दैट रेयर इंस्टेंस भी नहीं होगा। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल जाने का मौका मिला, तो वहाँ उनका CSST डिपार्टमेंट, जैसे स्टेरलाइजेशन जहाँ होती है सारे, तो वहाँ पर एक शख्स बैठे थे, बुजुर्ग से थे। तो वो हर बार जो इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट था जो OT से आया था उसको उसमें डालने के लिए, स्टेरलाइजर में डालने के लिए वो चेकलिस्ट पढ़ते थे। एक उनके सामने चेकलिस्ट लगी हुई थी, तो मुझे हंसी आ गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप कितने साल से यहाँ काम करते हैं? उनका जी 35 साल से। तो मैंने कहा अभी तक आपको याद नहीं हुआ कि ये चेकलिस्ट के अंदर ये 10 पॉइंट हैं? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहते देखिए मुझे तो याद है, लेकिन मेरी गलती से किसी को कोई इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट चला जाए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको ऐसे फॉलो करता हूँ जैसे ये मेरी गीता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट बोला। मेरी आंख, मैं इतने साल की डॉक्टरी के बाद मुझे शर्म आ गई कि काश मैं भी यही सोच के चलता, क्योंकि ये है पेशेंट सेंट्रेडनेस। पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इक्विपमेंट रिलेटेड। लैक ऑफ इक्विपमेंट है क्या? कहीं कहीं पर लैक ऑफ ट्रेनिंग है क्या ऑन दैट इक्विपमेंट? और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है क्या उस इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जैसा? देखिए, इक्विपमेंट अब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। किसी टाइम हमारे पास हेल्थ केयर डिलीवरी में हमारा जो हेल्थ बजट बहुत कम है और हम इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते थे। आज हमारे देश में इतने ज़्यादा इक्विपमेंट हैं, इतने ज़्यादा वेंटिलेटर आ गया, पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है कि अगर वो इधर वेंटिलेटर हमारे बिक भी जाएं
तो पूरी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा हो जाएंगे, पूरे यूरोप से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इक्विपमेंट आने के कारण ये हो गया है कि सडनली जो मैन पावर चाहिए, जो इसमें ट्रेन है, उसमें कमी पड़ गई है। तो ऐसे ही हम एक दूसरे से एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं और दूसरे हॉस्पिटल में आके वो सीख सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेज हैं। कई अस्पताल में बड़े अच्छे हैं, कई सिटीज़ में बहुत अच्छे हैं और कई जगह ऐसे बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात आती है कि इसके साथ हमारे साथ एक रेगुलेशंस हैं, जो मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन है इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता कि वो इक्विपमेंट सेफ है या नहीं है। मेडिकल डिवाइस के लिए आ गया है, बट मेडिकल इक्विपमेंट के लिए तो कुछ नहीं आया। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जैसे आपके लिए ड्रग कोटेड स्टेंट आ गए हैं या कैनुलास आ गए हैं, वो ड्रग एक्ट में आ गए हैं, वो ड्रग्स में आ गए हैं। लेकिन मैं इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, से एक वेंटिलेटर आया है, उसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना कि उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। हम अभी तक यूरोपियन स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, कहीं अमेरिकन स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, कहीं चाइनीज स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, लेकिन कोई इंडियन स्पेसिफिकेशन उसके लिए हमारी अभी नहीं बनी है। उसके लिए डेफिनेटली टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो मैंने CME कहा या CPDs कहा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहा, उसकी शुरुआत कर चुकी है। IMA ने भी शुरू करी है, QCA ने भी शुरू करी है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं और कई जगह गवर्नमेंट ने भी शुरू करी है, लेकिन उसको अभी पेरिफेरल पर ले जाना जरूरी है। अब गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम बना रही है डिफरेंट एजेंसीज के साथ, जिसके अंदर WHO भी है, यूनिसेफ भी है, और सारे के सारे पेशेंट सेफ्टी पे कर रहे हैं। तो ये छोटी चीज, अगर मैंने प्रेशर ज्यादा दे दिया वेंटिलेटर में तो फेफड़ा फट जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ेगी। मतलब इक्विपमेंट के साथ इक्विपमेंट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग जरूरत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ भी उनका स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उनका कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी चेक्स इंपॉर्टेंट है, और कितनी सर्विसेज होनी है वो इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, इंडिया की गवर्नमेंट, हमारी अपनी गवर्नमेंट 1% स्पेंड करती है अपनी GDP का ऑन हेल्थ केयर। तो जब तक आप पैसा स्पेंड ही नहीं करोगे हेल्थ केयर के ऊपर, तब तक आपको कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ से इक्विपमेंट आएंगे। ये जो इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स की, ये बात कर रहे हैं मेट्रो टाउन्स के अंदर। इन्होंने फर्क बताया दिल्ली और बदायूं में, एक एग्जाम्पल था, और ये सच है आज भी। तो जब तक गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा नहीं हेल्थ केयर के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इक्विपमेंट की कमी और ट्रेनिंग की कमी रहेगी। अब प्रश्नों की बारी है। YMCA के साथ की तरफ से हमारे पास ऑडियंस है। प्रश्न, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो बेड फैसिलिटीज नहीं दे पाते पूरी। जो पेशेंट होता है, जो पुअर पीपल है, तो सर उसको मतलब ग्राउंड पे बैठ के, मतलब नीचे बैठ के भी उसका ट्रीटमेंट किया जाए। सर हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, 2 बेड्स के बीच में स्पेस चाहिए और उसके अंदर पेशेंट चाहिए। एक बेड पे एक पेशेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे देश में इतने ज्यादा पेशेंट हैं, गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाली थी कि किसी पेशेंट को मना नहीं किया जाएगा। वो पेशेंट सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट के लिए था। अभी भी देखिए आया था कि कलकत्ता में 21 बच्चे मर गए, न्यूबॉर्न बच्चे मर गए। अभी मुर्शिदाबाद में पूरी टीम गई हुई है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सफ्दरजंग की, वो देखने के 21 बच्चे क्यों मर गए। और ये बार बार आ रहा है, 3 बार हो रहा है कि हफ्ते में 40 बच्चे मर चुके हैं। तो अगर बेड तो मेरे पास 10 है, मैं 40 बच्चे मेरे को रखने पड़ेंगे। वो अगर मेरी दूसरा हॉस्पिटल 30 किलोमीटर दूर है तो कहां रहेंगे बच्चे। तो इमरजेंसी सर्विस तो मेरे को वहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जैसे सेटल हुआ तो मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर देना चाहिए। वो हमारी सरकार की एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो होना चाहिए। कहते हैं कि बच्चे जितने ज्यादा मरेंगे उससे और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, और जनसंख्या बच्चे मरनों से कम नहीं होगी, बल्कि और जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लिए जाते हैं हमारे, नियोनेटल और इन्फेंट मोर्टेलिटी, देश कितना अच्छा कर रहा है, आप कितने अच्छे हैं, ये आपकी मैं तनख्वाह देखूंगा, आपके पास कितनी गाड़ी है, कितना है। तो देश के लिए सबसे पहले 1 साल से कितने बच्चे मर रहे हैं और 1 महीने का कितने बच्चे मर रहे हैं। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी हमारी सपोज 35 से 40 आ गई है और इन्फेंट मोर्टेलिटी 50 से 60 आ गई है। 70% बच्चे जो होते हैं वो अंडर 1 मंथ होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं। इसके अंदर ये देखा है हमने, अभी नियोनेटल मोर्टेलिटी जहां जहां कम हुई है उससे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो गया है। वो जो 6 बच्चे कर रहा था आज वो 2 बच्चे करके खुश है कि ये बच्चे मेरे मरेंगे नहीं। अगर हम अच्छी सर्विसेज देंगे उससे हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होगा, ये बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर अब स्ट्रेस दे रही है और हेल्थ बजट बढ़ाने की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 1% से 3% की पूरी हमारी एसोसिएशंस उनको लगी हुई है कि थोड़ा बजट बढ़ाया जाए, इनफैक्ट 10% तक होना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि उस पर बढ़ाने से और उसको ज्यादा स्ट्रेस पहले न्यूबॉर्न पे दे और टर्शियरी केयर के पैसे इंश्योरेंस से आए। सर आजकल कुछ डॉक्टर कुछ फार्मेसी को प्रमोट करने के चक्कर में कुछ दवाइयों को जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, सर क्या वो उचित है? और सर पूरी सर आपसे एक क्वेश्चन मुझे ये है कि सर आपने अभी बताया कि कुछ डॉक्टर जो है जो कुछ दूर तक नहीं जा सकते हाथों को धोने के लिए, चाहे कुछ डस्टबिन में डालने के लिए वो नजदीकी डालेंगे, तो क्या वो पेशेंट के हिसाब से वो सेफ्टी है? पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। ऑब्वियसली ये सेफ नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि न केवल ये पेशेंट का हक है, बल्कि ये डॉक्टर का भी फर्ज है, नर्स का भी फर्ज है कि
एक पेशेंट को देखने के बाद वो दूसरे पेशेंट को देखने से पहले हाथ धो ले। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, वो बहुत डेंजरस इन्फेक्शंस होती हैं, वो आम दवाइयों से रेजिस्टेंट होती हैं। तो उनसे बचाव का 85% बचाव हो सकता है अगर आप प्रॉपरली हाथ धोएं। इसके 5 स्टेप्स होते हैं और वो 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आप सोप एंड वाटर से करें, चाहे आप सॉल्यूशन से करें, जो कि यूजुअली अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये तो करना ही पड़ेगा। नंबर 1 सवाल जो आपने पूछा था वो अजय जी बताएंगे। ये एथिकल क्वेश्चन में आ गया कि मेरे एथिक्स होते हैं जो लॉ से भी ऊपर हों। कानून के हिसाब से तो मैं शायद दे सकता हूँ, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से, मेरे ज़मीर के हिसाब से मेरे को नहीं देने चाहिए। और ये इसके लिए पार्लियामेंट ने कानून बना हुआ है कि हम सिर्फ कंपनी की प्रमोशन के कारण उस दवाई को नहीं लिखेंगे जब तक पेशेंट की जरूरत नहीं होगी। मैं कहूँगा मेजॉरिटी डॉक्टर एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अनएथिकल भी करते होंगे। अगर आपको ऐसा पता लगता है तो मेडिकल काउंसिल या दिल्ली मेडिकल काउंसिल को इन्फॉर्म करेंगे। और ये एक्ट बना हुआ है, पूरी अखबारों में गवर्नमेंट ने इसका विज्ञापन भी दिया है जनता के लिए, और ये आपके हक के लिए बात है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एम्बुलेंस की जो डिस्टेंस है, क्या हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पेशेंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? सर एक और प्रश्न साथ ही में, पेशेंट सेफ्टी के लिए पब्लिक भी जिम्मेवार है क्या? ट्रैफिक कम्यूटर भी जिम्मेवार है? बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। आप अगर दिल्ली की बात करें तो किसी भी अस्पताल आप आधे घंटे में पहुंच ही नहीं सकते अगर 6 बजे के करीब निकलें या सुबह 9:30 बजे निकलें। 2-3 बातें हैं इसके अंदर। हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो बहुत कम है। जितनी एक सिटी या एक कम्युनिटी की नीड है या एक पर्टिकुलर एरिया की नीड है, उतनी हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, नंबर 1। सो पहली बात तो ये कि कमी है नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस की। दूसरी है कि एम्बुलेंसेस के अंदर इक्विपमेंट क्या है। मेजॉरिटी हमारी एम्बुलेंस जो है वो अच्छी इक्विप्ड नहीं होती। 2 टाइप की एम्बुलेंस होती हैं, एक को कहते हैं BCLS, जैसे जिसको कहते हैं बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, और दूसरी होती है ACLS, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। तो इनके अंदर अगर एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है, अगर इक्विप्ड है तो उसके अंदर ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जिनको EMT कहते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस। ना हमारे यहाँ कोई कोर्सेज ही नहीं है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस के, 1-2 अब नए शुरू हुए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं ये इस देश में बहुत ही कम है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इस बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस के अंदर हो और कितने समय पर पहुंच सकती हैं। मेरा ये कह देना कि जी आइडियल है कि 20 मिनट के अंदर आपको अस्पताल में पहुंचाना पड़ेगा, ये आसान है कह देना, लेकिन इसको अमल में लाना दिल्ली जैसे ट्रैफिक में या बंबई के ट्रैफिक में इम्पॉसिबल है। और सर रोड मैप्स का इसमें क्या रोल है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एम्बुलेंस निकलती टाइम से है, ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी गलत जगह पहुंच जाती है या आराम से नहीं पहुंच पाती वहां पर, क्योंकि रोड मैपिंग उतनी नहीं हुई। जी आप सही कह रहे हैं। ये एम्बुलेंस को अस्पताल का तो पता है, लेकिन आपके घर का नहीं पता। अब ये भी होता है कि ये हमारे साथ गुजर चुका है, कार्डियक पेशेंट को लेने एम्बुलेंस गई, लेकिन उस गली में एम्बुलेंस जा ही नहीं सकती, और कार्डियक पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको कैसे निकाल के लाएं? तो इसका सोल्यूशन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए तो दुनिया में इस्तेमाल किया जा चुका है, जो कि दिल्ली के अंदर भी आ रहा है। इनको FRVs कहते हैं, फास्ट रिस्पांस व्हीकल्स, जो बेसिकली मोटरसाइकिल पे होते हैं। ओके। और इसके अंदर एक सिर्फ किट होता है जो कि पैरामेडिक यूज कर सकता है, और ये ड्राइवर को ही पैरामेडिक ट्रेन किया जाता है। FRVs सिर्फ इसलिए हैं कि वो पेशेंट को तब तक स्टेबलाइज कर सके जब तक कि एम्बुलेंस ना पहुंच जाए। तो ये भी एक आपको एक्सटेंशन करनी पड़ेगी एम्बुलेंस सर्विस की, और इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि एम्बुलेंस पहुंचेगा। नेटवर्किंग हर एक में होनी चाहिए, गोल्डन मिनट और गोल्डन आवर। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 1 घंटे में तो पहुंचना ही है, और 1 मिनट में रिससिटेशन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। मैं 5 मिनट के बाद आपको ऑक्सीजन दूं तो आपका ब्रेन डेड हो चुका है, आपके हार्ट में फर्क पड़ चुका है। ये नेटवर्क ऑफ सर्विस होनी चाहिए कि जो भी 5 किलोमीटर के बीच में हॉस्पिटल है वहां पे चला जाना चाहिए। ऐसी सर्विसेज का दिल्ली शहर में भी इंटीग्रेशन नहीं है, जहां की बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, बहुत अच्छे पैसे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट कम से कम अब ये प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए मैं ये बताना चाहता था, अब दिल्ली गवर्नमेंट शुरू कर रही है कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर हॉस्पिटल में आना चाहती है तो वो फोन करेंगे तो उनको फ्री एम्बुलेंस, इनफैक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 एम्बुलेंस अभी रखी जाएंगी अंडर रूरल हेल्थ स्कीम। ये पूरे देश में ऐसा हो रहा है, और दिल्ली एक पहला प्रदेश रहेगा जहां पे शुरू करेंगे ऐसा। और न्यूबॉर्न बच्चे के लिए ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और चाहेंगे कि बाकी स्टेट्स भी इस तरह की स्कीम्स लाएं। सर जैसे उसको लाइन में खड़ा होना पड़ता है,
सबसे पहले एंट्री लाइन में, फिर उसको ट्रीटमेंट लाइन में और फिर मेडिसिन लाइन में। तो इतना सब ट्रैवल करने के बाद भी उसे मेडिसिन की कमी मिलती है, उसे वो मेडिसिन नहीं मिल पाती या जो टाइम उसे से नहीं चाहिए। मिलती। देखिए हमें कौन सी जगह पर लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। 1.2 बिलियन पॉपुलेशन अगर है और लिमिटेड फैसिलिटीज हैं तो लाइन में तो खड़ा होना पड़ेगा। इसका तो कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता जब तक कि और सेंटर्स ना खुलें आपके घर के करीब, आपके वर्किंग प्लेस के करीब, या इतने अस्पताल ना खुलें। वही बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। जब तक कि हम हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं खर्चेंगे तो ये लाइनें बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली। क्योंकि इस देश में 2 प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें। एक तो इन्फेक्शियस डिजीजेस अभी हैं ही, अब लाइफस्टाइल डिजीजेस भी शुरू हो गई हैं। कार्डियक डिजीजेस, कैंसर और डायबिटीज़, ये 3 घुन की तरह खा रहे हैं भारत को। और इसकी वजह से ये जो डबल वैमी हो रही है, उधर से इन्फेक्शियस डिजीजेस, इधर से लाइफस्टाइल डिजीजेस, इनसे पेशेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, बीमारों का नंबर बढ़ता जा रहा है। उधर जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा, हम सर्वाइव ज़्यादा करते हैं तो बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। तो क्योंकि हम ज़्यादा देर जीते हैं, हमें ज़्यादा देर बीमारियां होती हैं, क्योंकि बुजुर्गों को बीमारियां ज़्यादा होती हैं और लाइनें लंबी होती जा रही हैं। तो जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन इसका समाधान सिर्फ तभी हो सकता है जब एक तो हम खुद अपने लिए हेल्थ एजुकेशन को लेकर प्रिवेंशन को फॉलो करें। हम वो चीज़ें ना करें जिनसे हमें डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिजीज़ होता है। एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, सही वक्त पर खाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, और इंडियन गवर्नमेंट जो कि हम सब के पैसों से ही चलती है, टैक्स पेयर्स के पैसे से ही आता है हेल्थ केयर का एक्सपेंस भी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस बार कोशिश ये होगी कि 1% से 2% हो जाए जीडीपी का। तो अगर ये भी हो जाता है तो लाइनें कम होने की उम्मीद हो सकती। बड़े अच्छे पॉइंट्स आए पेशेंट सेफ्टी पे। अगर हम समराइज करें इनको, तो पहला, पेशेंट एम्पावरमेंट जरूरी है। मतलब पेशेंट को उसके हकों के बारे में बताना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी उसको जागृत करना है। दूसरा, नर्स और फार्मासिस्ट की अहमियत को बढ़ाना है और उनको एक इंपॉर्टेंट टीम मेंबर ना सिर्फ सोचना है, सम्मिलित कर लेना है। तीसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी पॉइंट आया कि अगर हम अपने इन्फेंट्स की देखभाल अच्छी तरह करेंगे, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी कम करेंगे, तो शायद वो जो क्लॉगिंग के कारण सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, पेशेंट क्लॉगिंग के कारण, वो ना हो। और चौथा, ट्रेनिंग में चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे फार्मासिस्ट, इनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। बड़ी है बेपरवाह हमारी चाल है, हम में से क्यों है आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम में से क्यों है आज खड़ा ये सवाल।